2.4 रिस्क एंड मटीरियलिटी। कहते हैं जी रिस्क एंड मटीरियलिटी में 315 की बात करता है। रिस्क ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, रिस्क क्या होता है, कैसे असेस करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, कैसे करना है जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल, इसकी आपने अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। कैसे करनी है, हैंड के पास हो गया। ठीक है, अब आ गया जी मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या डिस्कस कर, इनवर्स रिलेशनशिप है, हायर द रिस्क लोअर द मटीरियलिटी लेवल विल बी। किस लिए, ताकि सैंपल साइज डिक्रीज हो जाए। सैंपल साइज डिक्रीज होगा तो ज़्यादा चीज़ें डिटेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो डिटेक्शन रिस्क एक वो कहते हैं एक सर्कल है। ठीक है, रिस्क हाई है, आप क्या करेंगे, रिस्क सिंपली रिस्क हाई है तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। सैंपल साइज बढ़ाने के लिए मटीरियलिटी लेवल, जब मटीरियलिटी लेवल कम करेंगे तो डिटेक्शन, ज़्यादा चीज़ें डिटेक्ट करेंगे आप। जब ज़्यादा डिटेक्ट करेंगे डिटेक्शन रिस्क अल्टीमेटली सब चीज़ें क्लियर होंगी, लिंक होगी। अब आ गए हैं जी, कहता है जैसे आपने प्लानिंग 2 लेवल्स पे की थी, आपने रिस्क असेसमेंट भी 2 लेवल पे करनी है, रिस्क का रिस्पॉन्स भी 2 लेवल पे करना है। ठीक है, एक को कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरे को कहता है एग्जैक्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ओवरऑल बात करेगा, किसी एक हेड की बात नहीं करेगा। ठीक है, वो ओवरऑल लिखेगा भी हम रिफिक्स पे ईमेल से ऑडिट करने जा रहे हैं, रिस्क कैसा है, सिस्टम कैसा है, कितना स्टाफ चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा है, हम एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं है, हम रिव्यू कितना कैसे करेंगे, हम सुपरविजन कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे होगी, एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, हम इंटरनल पर रिलाई करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल लेवल पे। फिर नीचे आ जाएं एग्जैक्शन लेवल पे, एक एक एग्जैक्शन को पकड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और उसके वो सारी एग्जैक्शन मीट करेंगे। एग्जैक्शन लेवल पे ऑडिटिंग क्या होती है, पिछले पेज में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट क्या करना है ये पढ़िएगी जरा जल्दी से, क्विकली पढ़ना है सर। क्या डिस्कशंस की एंगेजमेंट टीम के साथ वो डॉक्यूमेंट करेंगे, हमने कल पढ़ लिया था, इसको आगे हैं। Key elements of the auditor's understanding, the source of information from which the understanding was obtained and the risk assessment. ठीक है, क्या आपने सोर्सेज थे आपके जहाँ से आपने अंडरस्टैंडिंग ली, कौन सी अंडरस्टैंडिंग, किस बारे में, जो हैंड आउट के पास। आगे आ जाएं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करना है आपने, वो कैसे किया, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी पढ़ लेते हैं हम। आगे चलें जी, कौन कौन से रिस्क असेस किए, कौन से आइडेंटिफाई किए आपने। ठीक है जी, आगे 320 आ गया। 320 में कहते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होती है कि किसी चीज़ का ओमिशन, एरर या कोई उसका नॉन डिस्क्लोजर या रॉन्ग डिस्क्लोजर लोगों के इकोनॉमिक डिसीजंस को हिट कर देगा। लोगों को, मैंने लेमन वर्ड यूज़ किया, स्टेक होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजंस को हिट कर देगा। ठीक है, अच्छा मटीरियलिटी से रिलेटेड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मटीरियलिटी थ्रेशहोल्ड्स। हमने क्या पढ़ा था, एक लेवल अब डेजिग्नेट करते हैं, इससे ऊपर क्या बोलते हैं, मटीरियल है, इससे नीचे इमटेरियल है। इससे मटीरियलिटी हमने पढ़ा कि अगर बहुत मटीरियलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, परवेसिव इफेक्ट भी है। अच्छा क्या, अच्छा मटीरियल जो चीज़ होती है इसका हम इफेक्ट लेते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, इमटेरियल को ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लेके आते। इमटेरियल को कहते हैं मैनेजमेंट में। क्या हर चीज़ मैनेजमेंट में रहती है, नहीं, हम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल डेजिग्नेट करते हैं, उससे निचला हम कहते हैं कि अगर स्टेटमेंट हुई तो हम एमएल में भी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है कि इनसिग्निफिकेंट, पेटी, टाइनी। जैसे मैंने बताया बिलियंस में अकाउंट बन रहे हैं, आप 120 रुपये गलती, 170 रुपये गलती पढ़ के बैठे हो। ठीक हो गया, ये हमने मटीरियलिटी से रिलेटेड पढ़ा था। आगे जी, डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिटी आ गया, इसको मैंने पढ़ा दिया। आगे चलते हैं, एग्जाम टिप में छोड़ें, आगे उससे निचले पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट वाले पैराग्राफ में प्रोफेशनल जजमेंट। मैंने आपसे क्या बताया था कल कि मटीरियलिटी कैसे निकलती है, जजमेंट। इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों क्या हैं, जजमेंट पे बेस कर रहे हैं। दोनों क्या हैं, जजमेंट बेस कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था कि जब ऑडिटर मटीरियलिटी लेवल डेजिग्नेट कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है, जज कर रहा होता है, वो किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ये क्या चीज़ें एज्यूम करता है, क्या प्रिजम्पशन होती हैं उसकी। क्वेश्चन समझ गए, जब वो मटीरियलिटी लेवल निकाल रहा है कैसे निकालेगा, किसको बेंचमार्क सेट करेगा, कितनी परसेंटेज लगाएगा। ठीक है, आल दो उसकी जजमेंट्स हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि कुछ चीज़ें उसको एज्यूम करनी पड़ती हैं, उसको कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं। वो क्या प्रिजम्पशन है, इस एंड पे लिखेंगे। इट इज़, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो मैं, इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम दैट यूजर्स, लिखा हुआ ना, इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू
एज्यूम, क्या एजम्पशन है ये पढ़ने पहला Have a reasonable knowledge of कि यूजर, ऊपर यूजर लिखा हुआ है, यूजर हैव अ रीजनेबल, यूजर जो है बेवकूफ नहीं है, ठीक है, उनके पास एक रीजनेबल नॉलेज है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है इसी लाइन में, एंड विलिंग टू स्टडी, और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करके हम उनको देंगे उसको पढ़ने को तैयार भी है, हमें जबरदस्ती पढ़ाना नहीं पड़ेगा उनको, ठीक है। उनके पास नॉलेज भी है और वो ईगर है, वो वेट कर रहे हैं, दोनों आंखें खोल के हाथ खोल के वेट कर रहे हैं कि यार अकाउंट्स ऑडिटर थे, हम उस पर हमने डिसीजन करना है उस पर, वो विलिंग है स्टडी करने के लिए, उनके पास नॉलेज भी है। और ऑडिटर एज्यूम करता है, सेकंड क्या एज्यूम करता है कि ये यूजर जो है ना, दे अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, उनको पता है कि अकाउंट किस बेस पे बने हैं, मटेरियलिटी की बेस पे। ये ऑडिटर क्या एज्यूम कर रहा है कि जो जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ने हैं उनको पता है कि अकाउंट्स मटेरियलिटी की बेस पे बने हैं, ठीक है जी। तीसरा उसको पता है कि इन अकाउंट्स को बनते हुए सर्टेन एस्टिमेट्स किए हैं कुछ, ठीक है, और हमारी इसमें कुछ इनहेरिट लिमिटेशंस भी हैं, समझ गए जी। और चौथा पॉइंट क्या कहता है कि सब कुछ करने के बाद जो यूजर है वो क्या करेगा, रीजनेबल डिसीजन करेगा। सब कुछ जानते बूझते हुए गलत डिसीजन कर ले तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है। चले आगे जी, ये एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आया था। अच्छा, डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, पहले मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ आपको हैंडआउट मैंने शेयर किया हुआ, इसका हैंडआउट शेयर किया हुआ। ऐसे कैसे डिटरमिन करते हैं, नंबर 1 पढ़िएगा जी। Step 1. Understand the ownership structure and user of financial statement. ठीक है, आपको पता हो स्ट्रक्चर क्या है और यूजर्स के कैसे आगे हैं। Determine the elements of the financial statement. देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करें। देखिए जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप अच्छा बेंचमार्क सेलेक्ट नहीं कर सकते, अच्छा परसेंटेज नहीं ला सकते। ऐसी है ना, आपको पता ही नहीं किस हेड में वोलेटिलिटी है, किस में नहीं है, किस में डेविएशन है, किस में नहीं है, साइक्लिसिटी है कि नहीं है, सीजनलिटी है कि नहीं, जब तक ये पता होगा तो फिर आप बेंचमार्क सेलेक्ट करेंगे ना। तीसरे में कहता है आइडेंटिफाई The benchmark को मोस्ट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना लोगों के लिए, जिसमें मैंने कल क्या यूज़ किया था वर्ड, फोकस पॉइंट लोगों का पढ़ा था ना हमने, लोग उसमें उसको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो, लोग सब कुछ छोड़ उस पर आते हो, यही क्या है, क्लियर है जी। अच्छा आगे हैं, determine the appropriate percentage to apply the इस पे आपने परसेंट अप्लाई करनी है। बेंचमार्क हमने कल ही पढ़ा था ना, बेंचमार्क, उसके बाद क्या करना है आपने, परसेंट अप्लाई करना है। और फिफ्थ में है determine performance material क्लियरली ट्रिवियल, अच्छा ठीक है जी, डिटरमिन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और trivial threshold. समझ गए, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड कौन सा है, कल हमने डिस्कस किया था कि बिलो मिनिमम। और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, कल मैं वर्ड यूज कर रहा था प्लानिंग मटेरियलिटी का, कल मैं वर्ड यूज कर रहा था प्लानिंग मटेरियलिटी का, इसने क्या वर्ड लिखा है, परफॉर्मेंस, ठीक है। देखें कल हमने क्या किया, कल हमने क्या किया जब डिस्कस की प्लानिंग मटेरियलिटी कैसे निकलती है, बेंचमार्क, ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा फॉर एग्जांपल हमने बेंचमार्क सेलेक्ट कर लिया रेवेन्यू, इस पे हम सर्टेन परसेंट लगाएंगे। एज्यूम करता हूँ रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल 5 बिलियन, इसका फॉर एग्जांपल 1% कितना बन रहा है, 5 मिलियन बनेगा, 50 मिलियन। चले कैलकुलेशन इग्नोर करें आप, ठीक, एज्यूम करते हैं ये बन रहा, ये क्या निकली है, प्लानिंग मटेरियलिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड ही कहता है कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालने के लिए, परफॉर्मेंस, इसके नाम से जाहिर है कि आपने ऑडिट किस पे करना है, इस लेवल पे। स्टैंडर्ड ही कहता है कि जो भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकली है ना, जो भी निकली है, इसको ना कुछ परसेंटेज से कम कर दो, कुछ परसेंटेज से, ठीक। फॉर एग्जांपल आपकी 50 मिलियन निकली है, वो कहते हैं इसको 0.85 कर दें, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी अमाउंट बनी, चल 90 कर देते आसानी के लिए, ठीक है। 0.9 कर लें, कितने बनेगी, 45 मिलियन। ये आपका मटेरियलिटी लेवल है, इस पर आपने ऑडिट करना है, ठीक है। ये काम पता क्यों करवा रहा है, इसलिए कि कोई आपसे परफॉर्मेंस प्लानिंग मटेरियल निकालते हुए गलती होगी, ओवर असेसमेंट करी होगी, उसका भी फैक्ट हम ले लें, ठीक है। कोई चलो कुछ आइटम और सिलेक्ट हो जाए, कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट और सिलेक्ट हो जाए, और कुछ 2-4 चीज़ें और डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है। मैं कुछ इसके घरेलू से एग्जाम्पल देता हूँ। कभी आपने दूध डलवाया दूध वाले से,
फॉर एग्जाम्पल 6 किलो दूध डलवाते हैं हम, वो 6 किलो दूध डालता है किस लिए? रिस्क को कम करने के लिए कि शायद मुझसे नापने तोलने में कोई गलती ना कर होगी। या कभी आप सब्जी डलवाएं ना, ये फ्रूट डलवाएं, वो पूरा 5 किलो तोल देता, फिर वो क्या करता है, एक पीस उठा के एक्स्ट्रा बड़े शान बेनियाजी से उस में डालता कि यार मैंने आपको ओवर कर दिया। कोई रिस्क अगर कोई कम हो गया हो, कोई चीज़ छोटी मोटी ख़राब निकल जाए, कोई क्वालिटी में मसला हो, चलो इस तरह कवर अप हो जाए। समझ गए? ये वो चीज़ है, याद रहेगा ये, पक्की बात है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये कितने % से कम करना है? जजमेंट। आप अंडरस्टैंडिंग क्या एंटिटी के बारे में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, या एंटिटी का ऑडिट कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, याद रहेगा। अब आए हैंड ओवर। प्लानिंग मटेरियलिटी वाले पे ओपन हो गई जी। मेरे एक्सेल की शीट होगी आपके पास। आगे जी हेडिंग है इसकी, डिटर्मिनिंग प्लानिंग मटेरियलिटी स्लैश बोले यार, नहीं ओपन हुआ। हाँ ये वाला ये एग्जैक्टली यही पढ़े। इसमें 3 है ना, मटेरियलिटी गाइडेंस, सबसे पहला मटेरियलिटी वाला, समझ गए? ये इस पेज पे मटेरियलिटी वाले पेज पे मटेरियलिटी निकली है। कैसे निकली है? अगर आप इसमें हैं तो बेंचमार्क यूज्ड, क्या बेंचमार्क यूज किया जी? रेवेन्यू मिल गया ना। अच्छा, रीजन फॉर सिलेक्शन लेस वोलेटाइल, मैच करके ना हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज से। अच्छा, कितनी अमाउंट है जी? ये 10 बिलियन। क्या परसेंट लगाई? 1.5%। ठीक है। प्लानिंग मटेरियलिटी क्या बनी? 158 मिलियन। आगे एक्सपेक्टेड एरर रेट, ये मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, 15%। उसे 158 से उठा के उसको कितने में ले आए? 134 मिलियन पे। और 134 मिलियन से राउंड किया तो कहता है 134.3 मिलियन क्या है आपका राउंडेड ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। समझ गए? और नीचे एक और चीज़ निकली हुई है, क्लियरली ट्रेवल थ्रेशोल्ड क्या है? 50,000। समझ गए जी? याद रहेगा, यही हमने नॉलेज ली है ना अभी तक। अच्छा, इससे नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एक विंडो में कि जी ये हमारा 134.3 मिलियन जो है ना, हमारा परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल है पूरे ऑडिट के लिए, एक्सेप्ट कुछ एरियाज में जहाँ पे रिस्क हाई था, या कोई और रीज़न थी, हमने लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी भी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी यूज़ की है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। सुना गौर से मेरी बात। आपका क्या मटेरियल लेवल निकला? परफॉर्मेंस 45 मिलियन। आपके जी मेरे बैलेंस, मेरे ऑडिट में अगर हाई रिस्क होगा ना, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, अगर हाई रिस्क होगा तो मैं इसको 50% से कम करूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? हाई रिस्क के लिए 25 मिलियन, हाई रिस्क के 20, क्या हो जाएगा मेरा मटेरियल लेवल? ठीक है, हमने वो रिस्क से ऐसा इसको लिंक कर दिया, इसको हमने रिस्क से लिंक कर दिया। अच्छा, मीडियम रिस्क हुआ तो मैं इसे कितना कम करूंगा? फॉर एग्जाम्पल 75%। ठीक है, लो रिस्क हुआ तो मैं कितने करूंगा? 90%। अब लो रिस्क में क्या है मेरा? 45 मिलियन, ये फॉर एग्जाम्पल 35 मिलियन। रिस्क कम होता जा रहा है, ये चले रिस्क हाई होता जा रहा है तो मटेरियलिटी लेवल कम होता जा रहा है। समझ गए? एक तरीका ये है, हमने ये किया हुआ कि कुछ एरियाज में हमने लोअर लेवल से मटेरियलिटी भी सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि बैलेंस शीट की आइटम्स में, नजर आ रहा है आप लोगों को? बैलेंस शीट की आइटम्स में, ठीक है, हम इसको 20% से कम करेंगे और प्रॉफिट लॉस में हम 10% से कम करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस ही होते हैं, इसने कैरी फॉरवर्ड होना है अगले सालों में। इस साल गलती होगी, अगले साल में गलती चलती रही। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा 50 मिलियन था मटेरियलिटी लेवल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लिए
40 मिलियन और प्रॉफिट लॉस के लिए 45 मिलियन। किसी भी तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे ऑडिट के लिए मेरा 50 मिलियन है, और सॉरी 45 मिलियन है मटेरियल लेवल, परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल है। एक हेड सेल में रिस्क आइए, या सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल बहुत सिग्निफिकेंट है, उसके लिए आप लो लेवल कर लें। सेल के लिए अलग, बाकी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अलग। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसके इसी डॉक्यूमेंट में ना जो सेकंड है ना आपकी गाइडेंस वाली स्लाइड, इस पे आए, ये आप अगर पढ़ेंगे ना आपको पढ़ने का बड़ा मजा आएगा। ये वही गाइडलाइन है जो अभी मैंने डिस्कस की आपसे सारी बातें। थर्ड पैराग्राफ, ऐसे सेकंड और थर्ड का पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरा, ये जस्ट गाइडलाइन है। गाइडलाइन आपकी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये गाइडलाइन क्या है, थ्रेशोल्ड एंड बेंचमार्क। ये क्या है, ये याकूबन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है। उसने अपने स्टाफ को दिया कि भाई आपने ऐसे मेजर करनी है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, प्लानिंग मटेरियलिटी। थ्रेशोल्ड एंड बेंचमार्क्स पे आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ उसने, सेलेक्टिंग अ थ्रेशोल्ड। उसने कहा अगर टोटल एसेट्स को आप बेंचमार्क बना रहे हैं ना, तो आपकी परसेंटेज 0.5 से 2% तक होनी चाहिए। ये मैंने अपने स्टाफ को गाइड किया हुआ। अगर रेवेन्यू है तो 0.5 से 2 तक, और आगे समझ गए। अच्छा, इससे नीचे आए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे, कहता अगर रिस्क लो है तो 90% से कम कर लें उसे, मीडियम है तो ये, हाई है तो 80%। किसका 80%? प्लानिंग मटेरियलिटी का। ठीक है, फिर आगे गाइडलाइन दी है, चूजिंग अ बेंचमार्क। बेंचमार्क कैसे सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ नंबर, स्टैंडर्ड कौन सा है 320, पैराग्राफ A4, उसमें गाइडलाइन दी हुई है। इसमें देखिए वही बातें लिखी होंगी सारी। थर्ड लाइन पढ़ें, इट इज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए रिलेटिवली, और रिलेटिवली इसमें वॉलेटिलिटी, सीजनलिटी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही बातें पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, अगर रेवेन्यू माइट बी एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, बोल्ड करके लिखा हुआ ना, एक बोल्ड पैराग्राफ आ रहा है, वो कब यूज़ करना है आपने, प्रॉफिट को कब एज ए बेंचमार्क यूज़ करना है, एसेट्स को आपने कब एज ए बेंचमार्क यूज़ करना है। ठीक है, एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी में प्रॉफिट्स होते ही नहीं, तो वहाँ पे आपको शायद एसेट को बेंचमार्क बनाना पड़े, यहाँ पे आपको इक्विटी को बेंचमार्क बनाना पड़े। समझ गए? ये समझ आ गई है ना, तो आगे स्टैंडर्ड पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, मुझे श्योरिटी दें कि आपके 5 स्टेप समझ आ गए। आगे हैं जी, आगे हैं जी। स्टेप नंबर 1 पे, अंडरस्टैंडिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर। जी, इसको जल्दी से पढ़ना, ये थोड़ा बोर लिखा हुआ है, इसको जल्दी से राउंड ऐसे क्विकली रिव्यू करना है हमने। As per the definition of materiality, auditor consider what could be material for you. For the user, आप असल में यूजर्स के लिए अकाउंट्स में आ रहे हैं ना, उनके लिए क्या मटेरियल हो सकता है, इसको ज़हन में रखना है आपने। ठीक है, आगे हैं। So the first step to determine materiality is to understand and identify who is the user of financial statement. ठीक है, आपको लोगों का पता होना चाहिए, लोग कौन है, स्टेक होल्डर कौन है इसका स्टेक होल्डर कौन है। ठीक है, आगे हैं। Materiality is initially determined at planning stage, so during that phase हम इसको प्लानिंग स्टेज पे डिटरमिन करते हैं। क्यों डिटरमिन करते हैं? ताकि हमने यहीं पे डिस्कसमेंट में यही भी कर रहे हैं ना, तो यहीं पे प्लानिंग को रिस्क के साथ ये इंटरलिंक्ड है। तो हमें पता हो कि हम जब ऑडिट करने आएंगे तो हम रिपेयर मेंटेनेंस से कितने सैंपल से लेंगे, हम प्लांट एंड मशीनरी कितने लेंगे, हम कैपिटल से कितने लेंगे, हम सैलरी एंड वेजेस से कितने लेंगे, परचेजेस से कितने सैंपल लेंगे। ठीक है, आगे हैं जी। अगला थर्ड पॉइंट है, मैं पढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट को अगर हम स्किप कर दें ना, तो ये इररिलेवेंट लिखा हुआ है। इररिलेवेंट तो नहीं कहना चाहिए कि ये हमने ये रेपिटेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कहता है कि आपने प्लानिंग मटेरियलिटी या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एंटिटी का पता हो, एनवायरनमेंट का पता हो। मींस शॉर्टली क्या, रिस्क असेसमेंट का पता हो। रिस्क का पता होगा तो अच्छा आप परसेंटेज लगाएंगे ना। समझ गए, ये बात करते आगे हैं। Auditor shall also consider who receives or uses the financial statement and why and छोड़ दें, अगले पेज पे आ जाएंगे। डिटरमिन द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। मैंने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। तीसरा आज है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाया हूँ बेंचमार्क सेलेक्ट करते हुए, पेपर में क्वेश्चन आया था। आप बेंचमार्क सेलेक्ट करने जा रहे हैं, बताएं किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। तो ये मैंने 5-7 लिखवा दिए आपको। ठीक है, कि वॉलेटिलिटी ना हो, सीजनलिटी ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट परसेंटेज,
अप्रोप्रिएट परसेंटेज। आप लोगों ने मुझे बताया था कि परसेंटेज के ताल्लुक किससे है, रिस्क से, ठीक है। स्टेप 5 में आ रहा हूँ, डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। ये यहाँ इसको हम टाइम लगाएंगे। कहता है वंस मटीरियलिटी हैज बीन डिटर्मिन्ड, ये देखें, वंस प्लानिंग मटीरियलिटी हैज बीन, अगला काम क्या आपने करना है, ठीक है जी। अब आए इस पे, अब आए व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, इसको पढ़िएगा जरा। The amount set by the auditor at less than materiality. लेस देन मटीरियलिटी, समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लेस करने का भी समझ गए हम कि थोड़ा सा चलें। जहां आपने 23 सैंपल सेलेक्ट करने से 27 कर लेंगे, 4 सैंपल और सेलेक्ट कर लेंगे, ज्यादा चीजें डिटेक्ट हो जाएंगी, डिटेक्शन रिस्क अल्टीमेटली, ठीक है। अब पढ़ें इसे दोबारा शुरू। जी जी। The amount set by the auditor at less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds हाँ, materiality. आप की चीजें एग्रीगेट होकर मटीरियल ना बन जाए। चले मैं कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे वो मैंने आपको फ्रूट वाली एग्जांपल ही दी कि 5-5 किलो तोल के वगैरह, चले कोई रिस्क, कोई क्वालिटी का इशू हो, कोई मसला चले। ये दूध वाला क्या करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे आएंगे। Planning the audit solely to detect individually material misstatements overlooks the facts that the aggregate of individually immaterial misstatement may कई दफा इमटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्रीगेट होकर मटीरियल हो जाती है। इस रिस्क को भी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये है परफॉर्मेंस मटीरियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे हैं हाउ टू डिटरमिन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दी है हैंड आउट से। एक लाइव कंपनी का मैंने आपको, प्रैक्टिकल कंपनी का आपको डॉक्यूमेंट मैंने दे दिए, ठीक है। अब पढ़ें जी। How to determine performance materiality? जी। The determination of performance materiality involves the एक्सरसाइज ऑफ, देखिए आपने बेंचमार्क निकाला, जजमेंट, ये निकाला, जजमेंट। अच्छा, परफॉर्मेंस मटीरियल निकालते परसेंटेज कौन सी लगानी है, जजमेंट। हाँ, मैंने क्या कहा कि जजमेंट बगैर एक्सपीरियंस नॉलेज ट्रेनिंग के नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, उसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन होगी कि आपने इसको भी किससे लिंक कर दिया, रिस्क के साथ, इसको किससे लिंक कर दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के साथ, ठीक हो गया। अभी आपके पास प्रैक्टिकल हैंड आउट है आपके हाथ में, जिसमें लिखा होता है कि रिस्क हाई होगा, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट है, वहाँ पे हम 80% से कम करेंगे, ठीक है। और अगर अनलिस्टेड है, उसमें रिस्क आप और कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑडिट में अब ये भी सिंपल कर सकते हैं कि मेरा ये मटेरियलिटी लेवल है 45 मिलियन, बस पूरे ऑडिट में ही है, कोई स्टैंडर्ड मना नहीं करता आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैं डिफरेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल यूज़ करूँगा। एक मटेरियलिटी लेवल निकाल लिया, उसको जितना जैसे मर्जी का प्लस माइनस करते हैं। कुछ एरियाज होते हैं सेंसिटिव, कुछ जगहों पे एरियाज सेंसिटिव हैं। एज्यूम कर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब एज ए मुस्लिम आप ज़कात निकालते हैं, जब ज़कात निकालते हैं, आपकी फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख ज़कात बनती थी, ठीक है। अब 2.5 लाख से 1 रुपये कम पे भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। 2.5 लाख से, समझिए मेरी बात, हाँ, बाकी चीज़ों में आपको कम बेशी कर लेंगे, ज़कात में आगे नहीं यार, ये मेरी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, इसमें मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्यों? आपने कहा कि ये सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए जब आप ऑडिट करने जाएं, वहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर ज़कात की टैक्स आता है, सऊदी अरेबिया में जाते हैं वहाँ ज़कात होती है, टैक्स का क्या होता है, ज़कात। तो वहाँ पे ज़कात की कैलकुलेशन में वो बहुत कॉन्शियस है, ठीक है। हो सकता है जर्मनी जाएं, वहाँ पे कोई पब्लिक को आपने कुछ सोसाइटी को कुछ पे करना है, प्रॉफिट का 5% कितने नहीं, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस पे कॉम्प्रोमाइज़, ये सेंसिटिव एरिया है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में WPPF होता है, WWF होता है, वर्कर्स वेलफेयर फंड। हम तो खैर कॉन्शियस नहीं, डंडी मार देते हैं, लेकिन अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल लोग हों तो नहीं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये रिस्क है। अब वो क्या है, उसमें वो क्वालिटेटिवली मटीरियल बन गया, क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट बन गई है।
ऑल छोटी सी अमाउंट, कितने प्रॉफिट का 2% होती है WBA, प्रॉफिट का कहने को छोटी अमाउंट है, लेकिन उस पर आप रिलीजियसली या सोशली क्या है बड़े, उसके क्वालिटेटिवली वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। समझ गए जी, याद रहेगा। आगे हैं जी, पढ़िए कैसे। It is not a simple mechanical calculation. We determine सिंपली कहता है कि यार ये मैकेनिकल कैलकुलेशन नहीं है कि इसको में डालो कैलकुलेट करो निकलेगी, नहीं, इसके पीछे जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, नॉलेज इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, एंटिटी उसके बिजनेस का रिस्क असेसमेंट है, रिस्क सब कुछ करने के बाद आपने मटेरियल निकालनी। ये मुश्किल काम है, सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आगे हैं जी। we determine performance materiality by deducting from materiality the total amount of uncorrected misstatements that we anticipate identifying and डैड वही एंटीसिपेट के यार ये इतने परसेंट जो है ना, इतने परसेंट का इफेक्ट हम ले लें, ये क्या होगा कि हो सकता है रिस्क है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ना रह जाएं या इमटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलके मटेरियल ना बन जाए, तो हम कुछ चीज़ें और सेलेक्ट कर लेते हैं। पुरानी बातें हमने पढ़ लिया इसको, खैर आगे हैं। and that we believe management will not correct in the financial statement. ठीक, आगे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट इज़ अफेक्टेड बाय, It is affected by auditor's understanding of the entity and its environment. अगर मैं इसके आगे ब्रैकेट लिख दूं, रिस्क असेसमेंट नहीं होती है ना, इट इज़ अफेक्टेड बाय रिस्क असेसमेंट। गलत तो नहीं कह रहा? आगे क्या कहते हैं? Nature and extent of misstatements. आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस, वही मैंने एग्जांपल दी थी कि एक दिन पहले आपने फ्रूट खरीदा, उसमें गलतियां निकली। ये तो हो गई एक देसी सी एग्जांपल। अब मैं आता हूँ प्रोफेशनल एग्जांपल पे। आप नियाग्रा मिल्स का ऑडिट करने गए, फॉर एग्जांपल नियाग्रा मिल्स में पिछले साल रिपेयर मेंटेनेंस में मिसस्टेटमेंट्स निकली थी, रिपेयर मेंटेनेंस के लेजर में। इस साल क्या करेंगे आप? सबसे पहले आगे बाजू चढ़ा के आप वहाँ देखेंगे रिपेयर मेंटेनेंस को, और सैंपल साइज भी इंक्रीज करेंगे, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। समझ गए? हिस्ट्री ऑफ एरर्स। कल आपने फूड लिया था, घर से गालियां पड़ी, अब आप रेडी वाले की आंखें भी देख रहे होंगे बार बार गुस्से से, और उसके फ्रूट भी देख रहे होंगे, और एक एक चीज़ को आप देख रहे होंगे घुमा घुमा के सूरज की रोशनी में। यार कल अम्मी से गालियां पड़ी, कल इसमें जब मैं शॉपिंग की थी एरर निकला था। ठीक है, आए थर्ड पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा? ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा? आगे हैं जी। Increase engagement risk. इंगेजमेंट रिस्क ज़्यादा है अगर, यानी कोई बिजनेस में कोई चेंज आ गई। ठीक है, चेंज के बारे में सुन लें। जब भी चेंज आती है, चेंज तो वो रिस्क लेके आती है। आपको चीज़ें, जब ह्यूमन नेचर है, जब इंसान पे काम पहली मरतबा करता है, गलतियाँ होती हैं, आहिस्ता 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 वो इम्प्रूव करता है, आहिस्ता फिर ऑप्टिमम लेवल पे आता है। लर्निंग का पढ़ लिया आप लोगों ने? कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ लिया ना। और लर्निंग का क्या होता है? कम बेश यूँ होता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो यूँ। ठीक है, यानी आपका टाइम भी कम होता है और एफिशिएंसी बेहतर होती है। पहले आप टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं, ये टाइम है और ये कॉस्ट है। ठीक है, टाइम भी अब कम होता है और कॉस्ट मिनिमम होती है, इस तरह सब कम बेश है। आप लर्न करते हैं उसको। ठीक है, फिर एक लेवल आता है कि ये बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे आया था, ऑप्टिमम लेवल पे आया था। इससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस इसमें नहीं होते। ठीक है जी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मटेरियलिटी? यहाँ ये इंपॉर्टेंट, यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि मटेरियलिटी कैसे निकालनी है। जब मैं बात करूँगा मटेरियलिटी, तो इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग मटेरियलिटी निकाली, फिर आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल या लेवल और लेवल्स, समझिए मेरी बात, ये निकाल लिया। ये आपने क्या किया? निकाल लिया। अब इसका यूज़ क्या है, करना क्या है, इसको करना क्या है, वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, इसको आसान, ये मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, आपने खुद पढ़ना है। सुनने से मटेरियलिटी का यूज़ 3 लेवल्स पे होता है। कितने जी? एक होता है प्लानिंग स्टेज पे। प्लानिंग स्टेज पे क्यों चाहिए आपको? आपने देखने में कितना काम करना है, कैसे करना है, क्या मेरा मटेरियल हो, कितने सैंपल साइज होंगे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूशन स्टेज पे। दूसरा आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे आप देख रहे होंगे मेरा मटेरियलिटी लेवल क्या है और मैंने क्या कैसे वर्क करना है। और तीसरा क्या है? कंक्लूजन,
एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आप ऑडिट